पिछले क्लास में लास्ट आपको क्या समझाए थे? मुख्य विकर्ण किसे कहते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल मुख्य विकर्ण किसी वर्ग आव्यूह में A11 A22 किसी वर्ग आव्यूह में A11 A22 A33 A11 A22 A33 इन्हें मुख्य विकर्ण ये सब मिलकर मुख्य विकर्ण बनाते A11 A22 A33 ये कहलाता है मुख्य विकर्ण। अब आज हम लोगों को जानना है कि विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। अदिश आव्यूह किसे कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। इकाई आव्यूह किसे कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स। आज हम लोग इन पर चर्चा किया जाए कि विकर्ण आव्यूह क्या है, अदिश आव्यूह क्या है, इकाई आव्यूह क्या है। तो विकर्ण आव्यूह वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा शेष सभी तत्व शून्य हो, जीरो, उसे हम कहते हैं विकर्ण आव्यूह। जैसे कि आप इस आव्यूह को देखें, मुख्य विकर्ण में 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, लेकिन बाकी सारे तत्व जीरो। तो ये एक ऐसा वर्ग आव्यूह है जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा शेष सभी तत्व शून्य है, जीरो है। इसको हम लोग कहते हैं विकर्ण आव्यूह। अच्छा, मुख्य विकर्ण में कोई जीरो ना हो ये कोई जरूरी नहीं। जैसे आप देखें, इसमें भी जीरो हो सकता है और कोई और अंक भी हो सकता है, यहां पर भी जीरो हो जाए, खाली 3 हो, यहां पर 1 हो, बाकी दोनों जगह जीरो हो, या 1 ठो जीरो हो या 2 ठो जीरो हो। मतलब मुख्य विकर्ण में क्या है इससे मतलब नहीं। मुख्य विकर्ण के अलावा शेष सभी तत्व होने चाहिए जीरो। मुख्य विकर्ण में ही तत्व हैं जो भी हैं, बाकी सारे तत्व जीरो हैं। इसको हम लोग कहेंगे विकर्ण आव्यूह।
मुख्य विकर्ण में 1 है, बाकी सारे तत्व 0, इसको हम लोग कहेंगे विकर्ण अवयव। मुख्य विकर्ण के अलावा, मुख्य विकर्ण में भी एक आध 0 हो सकता है, या 2 0, या उसमें भी सब 0 हो, इसमें भी सब 0 हो, इसको हमको नहीं देखना, वो होना चाहिए वर्ग अवयव। और मुख्य विकर्ण के अलावा शेष तत्व होने चाहिए 0। अगर मुख्य विकर्ण में भी 0 या कोई और चीज है, उससे मतलब नहीं, मुख्य विकर्ण के अलावा बाकी सारे तत्व होने चाहिए 0। वैज्ञानिकों ने एक स्पेशल अवयव को अदिश अवयव कहा है। अब अगर आपने पढ़ लिया कि अदिश अवयव होता है, तो यह मत समझिएगा कि सदिश भी होता होगा। ये अदिश और सदिश वाला अदिश नहीं है, एक स्पेशल तरह के अवयव को कुछ नाम देना। तो जिसने एक कॉन्सेप्ट बनाया उसने उसका नाम क्या दे दिया? अदिश अवयव। ये अदिश सदिश वाला अदिश नहीं। अब देखिए अदिश अवयव किसे कहते हैं? वह विकर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी तत्व समान हो, बराबर हो। जब हमने कहा वह विकर्ण अवयव, जैसे हमने कहा विकर्ण अवयव, तैसे ही आप समझ जाएंगे कि अगर विकर्ण अवयव है तो वर्ग अवयव तो जरूर होगा, क्योंकि विकर्ण अवयव हमेशा एक वर्ग अवयव होता है। तो ऐसा विकर्ण अवयव, मतलब नहीं में से कोई ऐसा जिसमें एक खासियत और हो, उसके मुख्य विकर्ण के सभी तत्व समान, जैसे ये वाला है। जैसे ये वाला है, जैसे ये वाला, वो होना चाहिए विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव होना चाहिए मतलब वर्गाकार हो और मुख्य विकर्ण के अलावा बाकी सारे तत्व 0, तो हो गया विकर्ण अवयव। अब अगर उसमें एक खासियत और आ जाए, क्या खासियत? कि इसके मुख्य विकर्ण के सभी तत्व समान हो, या तो हर जगह 3 या तो हर जगह -3। ऐसा नहीं होना चाहिए यहां -3 हो और यहां पर दोनों जगह +3, तब नहीं। तब -3 +3 अलग अलग हो गया ना, चिन्ह भी समान होना चाहिए। हर जगह 3 या हर जगह -3 या हर जगह 1 या हर जगह 5। तो ऐसे अवयव को हम कहते हैं अदिश अवयव। अब इकाई अवयव यानी यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। इकाई अवयव या इसी को हिंदी में कई ठो नाम रख दिए हैं सब इसका, तत्समक अवयव। इकाई अवयव को और किस नाम से जाना जाता है? तत्समक अवयव। यह किसे कहते हैं? ऐसा विकर्ण अवयव, या ये कहिए कि ऐसा अदिश अवयव। अगर अदिश है तो यानी सारे तत्व, मुख्य विकर्ण के सभी तत्व समान होंगे और बाकी सारे तत्व 0। तो वहां पर ये भी लिख सकते हैं ऐसा विकर्ण अवयव, या ये भी लिख सकते हैं कि ऐसा अदिश अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक तत्व वन
एक और खासियत इसमें आ जाए, हर जगह 3 ना हो, हर जगह 5 ना हो, हर जगह -1 ना हो, हर जगह 1, जैसे ये मुख्य विकर्ण के सभी तत्व 1 हो, जैसे ये मुख्य विकर्ण के सभी तत्व 1, मतलब वो अदिश आव्यूह होना चाहिए, यानी मुख्य विकर्ण के सभी तत्व समान होने चाहिए। लेकिन समान में भी 5 ना हो, 3 ना हो, 10 ना हो, -2 ना हो, मुख्य विकर्ण के सभी तत्व सिर्फ और सिर्फ क्या हो, 1। तो ऐसे आव्यूह को हम कहते हैं तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये जो इकाई आव्यूह है इनको हम आई से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई से प्रदर्शित करते हैं। इसको वीडियो रोक के आप लोग नोट कर लेंगे। अब देखिए, जैसे ही हम कहेंगे I1, आप समझ जाइएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और I2, 1 का कोई मतलब नहीं, 2 रहेगा या तो 3, I1, I2 या I3। I2 कहने पर आप समझ जाइएगा कि इकाई आव्यूह है ये वाला है। यहां हम 2 गुणे 2 नहीं कहेंगे, आप केवल 2 से समझ जाइएगा। I2 का मतलब है 2 पंक्तियां, 2 स्तंभ, और इकाई आव्यूह है, मतलब मुख्य विकर्ण के सारे तत्व 1 हैं और बाकी सारे तत्व 0। और I3 का मतलब होता है यह आव्यूह, मुख्य विकर्ण 3 गुणे 3 का होना चाहिए, बस हम बोलेंगे I3 तो आप समझ जाइएगा कि 3 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ, और I3 का मतलब हो गया इकाई आव्यूह, मुख्य विकर्ण के सारे तत्व 1 और बाकी सारे तत्व 0। AIJ, अब इसको समझिए, आपको हम बताए थे कि तत्वों को A11, A12, A13, A21, A22, A23 ऐसे 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 करके प्रदर्शित करते हैं। पूरे को एक साथ कहेंगे AIJ। आई का मतलब होता है पंक्ति क्रमांक। कौन सी पंक्ति? अजय का मतलब होगा स्तंभ क्रमांक। पहले पंक्ति बाद में स्तंभ। तो जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हो, दो गुणे 3 का एक आव्यूह बनाओ जब AIJ बराबर हो। ये कैप्स नहीं रहेगा, तो फिजिक्स में होता है सदिश, सदिश में हम भी लोग सदिश पढ़ेंगे तब कैप्स लगाएंगे। ये आई जहां पर AIJ बराबर है I + J बटे I। ये हमारा एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है, देखिए, जो आव्यूह आपको बनाना है उसमें 2 ठो पंक्तियां होनी चाहिए,
और 3 ध्रुव स्तंभ। तो 2 पंक्तियां ये हो गई। अब 3 ध्रुव स्तंभ, दो ध्रुव पंक्तियां हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2 पंक्तियां होनी चाहिए। अब 3 ध्रुव स्तंभ है, C1 C2 C3। अब यह आपको बनाना है। जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें ए आई जे है, आई प्लस जे अपान आई। तो देखिए आपको क्या करना है, A11 का मतलब होगा आई की जगह 1 है और जे की जगह भी 1। तो जो यहां पर दिया हुआ है आई की जगह भी 1 रख देंगे, जे की जगह भी 1, आई की जगह 1। अब ये जब लिखना है तो आई की जगह 1 रखेंगे, जे की जगह 2। तो आई की जगह 1, जे की जगह 2, नीचे आई है। अब इसके लिए क्या करेंगे, आई की जगह 1 और जे की जगह 3, आई की जगह 1, जे की जगह 3। अब ये वाला 2 1, आई की जगह 2 और जे की जगह 1, आई की जगह 2 और जे की जगह 1, दोनों जगह 2, आई की जगह भी 2, जे की जगह भी 2, 2 3। आई की जगह रखना है 2 और जे की जगह 3, आई की जगह 2 और जे की जगह 3। अब इसको जोड़ घटा दीजिए, 2/1, 3/1, 4/1, 3/2, 4/2, 4 को 2 से भाग दे देंगे 2, अब 5/2। यही आंसर है, यही वो 2 गुणे 3 का आव्यूह है जिसमें ए आई जे बराबर है आई प्लस जे अपान आई। अब मान लीजिए क्वेश्चन बदल दिया जाए, और ऐसे कर दिया जाए, तो क्या करना है, इसको कर दिया जाए मान लीजिए 3 गुणे 3 का आव्यूह। तो पंक्तियां हो जाएंगी 3, एक और बढ़ा दीजिए पंक्ति, A31, A32, A33। अब जो भी यहां पर फार्मूला दिया हुआ है उसी फार्मूले पर आपको रख देना। पहले रखना 1 1, यानी आई की जगह भी 1, जे की जगह भी 1, आई की जगह 1, जे की जगह 2, आई की जगह 1, जे की जगह 2, फिर 1 3, आई की जगह 1, जे की जगह 3, फिर है 2 1, आई की जगह 2, जे की जगह 1, फिर है 2 2, दोनों जगह 2, फिर है 2 3, फिर है 3 1 3 1, 3 2 3 2, फिर है 3 3, ये बटे में 0 आ जा रहा है, तो मान लीजिए अपरिभाषित हो गया। 3 और -1 का वर्ग 3/1, 4 और -2 का वर्ग 4, 4/4, 3 और 1 का वर्ग 3/1, 4, ये बटे में 0 हो जाएगा, अपरिभाषित हो गया। ये 5 और नीचे 1 का वर्ग 5/1,
ये हो गया 4 और ये हो गया +2 का 4/4, ये हो गया 5/1, ये हो गया 6/0। जो भी यहां पर फार्मूला दिया है, 0 आ रहा है, अनंत आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 1 आ रहा है, -2 आ रहा है, जो भी आए, जो यहां फार्मूला दिया है उसी फार्मूले पर आपको इसको रख देना। तो आव्यूह किसे कहते हैं आप ये जान गए। आव्यूह कितने प्रकार का होता है ये जान गए। दो आव्यूह तभी बराबर हो सकते हैं जब दोनों का क्रम समान, और दूसरी बात, यदि दो आव्यूह बराबर हो तो, यदि दो आव्यूह बराबर हो तो स्थिति के अनुसार तत्व बराबर होंगे। अब देखिए, एक तो 2 गुणे 2 का आव्यूह है और एक तो 2 गुणे 3 का आव्यूह है। ये आव्यूह कभी भी इस आव्यूह के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों आव्यूहों की कोटियां अलग अलग है। इन दोनों आव्यूहों की कोटियां अलग अलग है, कभी बराबर हो ही नहीं सकते। वही दो आव्यूह बराबर हो सकते हैं जिनकी कोटियां समान हैं। और अगर दो आव्यूह बराबर हैं ये आव्यूह बस इसी आव्यूह के बराबर होगा कि यहां 2 हो, यहां 3 हो, यहां 2 हो, यहां 1 हो। अगर कोई आपसे कहे अगर आपसे कोई कहे कि ये आव्यूह इस आव्यूह के बराबर है, अगर कोई आपसे कहे कि ये आव्यूह इस आव्यूह के बराबर है, तो चलो ए, बी और सी का मान ज्ञात करो। तो आप क्या करेंगे, अगर ये आव्यूह इसके बराबर है तो 3 बराबर 3 होगा, A11 के बराबर होगा, 6 बराबर C होगा, 6 C के बराबर होगा, A10 के बराबर होगा, क्योंकि इसका A21 इसके A21 के बराबर होगा और B जो है वो -5 के बराबर होगा। इस तरह से आपको पता चल गया कि A का मान 10 है, B का मान -5 है और C का मान 6। तो एक आव्यूह दूसरे आव्यूह के बराबर तभी हो सकता है जब दोनों की कोटियां समान हो और जो जो तत्व इसमें हो ठीक उसी पोजीशन में
वही वही तत्व इसमें भी हो। अगर मान लीजिए ये आव्यूह इस आव्यूह के बराबर है, तो देखिए अब जब इन दोनों के बीच में यहां पर प्लस लगा दिए तो ये दोनों मिलकर एक ही, यानी कि ये आव्यूह है दो पंक्तियां और एक स्तंभ, ये अलग अलग नहीं है, बीच में प्लस लगा दिए। अलग अलग तब रहता है जब ऐसे होता है a 3b 2a -b, ये 2 गुणे 2 आव्यूह। लेकिन ये क्या है, ये 2 गुणे 1 आव्यूह, और ये भी क्या है 2 गुणे 1 आव्यूह। तो देखिए अब आप ये कहेंगे कि इसका a11 मतलब a + 3b बराबर है 3 और 2a - b बराबर है 6। इस तरह से आपको 2 समीकरण प्राप्त होंगे। इस तरह से आपको 2 समीकरण प्राप्त होंगे। अब इन समीकरणों को आप किसी भी विधि से, हाई स्कूल में पढ़े होंगे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि, आप किसी भी विधि से इन दोनों को आपस में हल करके a और b का मान निकालें। तो मान लीजिए यहां से a बराबर निकाल लेते हैं 3 - 3b, और ये मान, इसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, यह मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 को नोट करके आपको a की जगह रख देना है 3 - 3b, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 0 6 -6 लिख देना, 6 - 6 बराबर, ये -7b इधर जाके हो जाएगा 7b, तो b बराबर हो जाएगा 0/7 यानी 0। अब अगर आप b का मान 0 रखेंगे, b का मान 0 रखेंगे तो a का मान आ जाएगा 3। किसी भी समीकरण में अगर b का मान 0 रखेंगे a का मान आ जाएगा 3। इस तरह से आपको पता चल गया कि a बराबर 3 होगा, b बराबर 0। अगर a की जगह 3 हो, b की जगह 0 तो आ जाएगा 3। अगर a का मान 3 हो, b की जगह 0 तो आ जाएगा 6। इस तरह से 3 चर वाला भी आपको दिया जा सकता है। a + 3b + c = इतना, 2a - 3b + 4c = 10, ये -b = c = इतना। तो उनको आपस में हल करके a, b और c का मान निकाल लेंगे। तो आपने सीखा 2 आव्यूह जब बराबर हो तो क्या करेंगे। अब देखिए यदि बाहर से किसी संख्या को आव्यूह के अंदर भेजा जाए तो उस संख्या से आव्यूह के सभी तत्वों में गुणा होगा। अगर एक आव्यूह है
है k, बाहर 2 है, 3 है, 1/2 है, -4 है। अगर आप इस k को अंदर भेजें तो इसका गुणा सारे तत्वों में होगा। अगर बाहर से कोई संख्या किसी आव्यूह के अंदर भेजी जाएगी तो उसका गुणा उस आव्यूह के सभी तत्वों में होगा। बड़े सावधानी से आपको पढ़ना है, क्योंकि आव्यूह के बाद आपको शारीरिक भी पढ़ना है, जो इसी तरह का चैप्टर है। जब आव्यूह बढ़िया से नहीं पढ़े रहेंगे तो शारीरिक नहीं समझ में आएगा, उसके नियम और इसके नियम क्लैश करेंगे, दोनों में कुछ अंतर होता है। तो आव्यूह जब बढ़िया से पढ़े रहेंगे तब शारीरिक जब पढ़ेंगे दोनों का डिफरेंस समझ में आएगा। तो हमने कहा कि अगर बाहर से कोई संख्या आप आव्यूह में भेजते हैं तो इस संख्या से सारे तत्वों में गुणा होगा। ये हो जाएगा 10 दूनी 20, ये -2 हो जाएगा, ये 6, ये 4, ये 8, ये -8। सारे तत्वों में इस 2 का गुणा होगा। अब दूसरी बात, उस संख्या को आव्यूह से बाहर निकाल सकते हैं जो सभी तत्वों में कॉमन हो। मान लीजिए यहां आपको दिख रहा है 10, 15 और यहां दिख रहा है 2, 4। इसमें से 5 कॉमन है तो आप नहीं ले सकते। अगर यहां भी 20, 40 दिखे मतलब 5 सब में से कॉमन, तब आप 5 को कॉमन ले सकते हैं सारे तत्वों में। और जब 5 कॉमन लेंगे तो सारे तत्वों को 5 से भाग देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, ये हो जाएगा 5 चौको 20, ये हो जाएगा 5 अठे 40। अब ये सब तीनों 2 से कटने वाले हैं, लेकिन ये 2 से कटने वाला नहीं है। अगर आप 2 को बाहर निकालते हैं, मान लीजिए आपका मन बन गया एकदम कि हम 2 को बाहर निकालेंगे, अगर 2 को बाहर निकालते ही हैं तो उस 2 से केवल इन तीनों भाग नहीं होगा, इसमें भी होगा। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये भी आपको लिखना पड़ेगा 3/2 और इसको लिखना पड़ेगा 2 से भाग देके 4। तो जो भी चीज आप किसी आव्यूह से बाहर निकाल रहे हैं उससे आपको सारे तत्वों में भाग देना होगा। किसी स्तंभ से 5 को बाहर, किसी पंक्ति से 10 को बाहर अगर आप निकालना चाहें तो नहीं निकाल सकते। जब बाहर से अंदर जाएगा तो सब में गुणा होगा, अगर अंदर से बाहर आए तो उसका भाग सारे तत्वों में देना होगा। इस तरह से आज के क्लास में आपने क्या क्या सीखा? आपने सीखा विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं, अदिश आव्यूह किसे कहते हैं, इकाई आव्यूह किसे कहते हैं। उसके बाद आपने सीखा कि ए आई जे का क्या मतलब होता है। आई का मतलब पंक्ति क्रमांक, जे का मतलब स्तंभ क्रमांक, पहले पंक्ति बाद में स्तंभ। फिर आपने सीखा कि अगर 2 आव्यूह बराबर हैं तो जरूर उनकी कोटियां समान होंगी। पोजीशन के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से, ये तत्व इसके बराबर होगा, ये तत्व इसके, ये तत्व इसके, ये तत्व इसके।
तत्व अंदर जाएगा तो उसका गुणा सब में होगा। अगर अंदर से किसी तत्व को बाहर निकालेंगे तो उस तत्व से सब में भाग होगा। इसके आगे अगली क्लास में बताया जाएगा।